आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली जीतने के बाद अब देश जीतने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आपने ऐलान किया है कि लोकसभा के लिए 15 से 20 जनवरी तक पहली लिस्ट आ जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के सपनों को तोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जीतने के बाद अब देश जीतने के मिशन पर निकली है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अगले महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने भी मोदी और राहुल को चुनौती देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने का फैसला कर लिया है। आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में एक बड़ी मात्रा पर में सीटें लड़ेगी। सीटों की संख्या भी तय नहीं की गई है। वैसे केजरीवाल ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन माना जा रहा है कि संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 से 20 जनवरी के बीच जारी हो जाएगी। हमारी उम्मीद है कि पहली लिस्ट हम 15 से 20 जनवरी के बीच में आपके सामने रख सकेंगे और उसके बाद जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम और लिस्ट सामने रखते जाएंगे। पार्टी ने 15 जनवरी तक चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं से उम्मीदवारी की अर्जी देने को कहा है। आपको बता दें, दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता और दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे बड़े शहरों में केजरीवाल की पार्टी ने अपनी पहचान बढ़ाई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 50 से ज्यादा शहरों में केजरीवाल अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। अब तक जिन 131 सीटों पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होती रही है, वहां कांग्रेस विरोधी वोट बढ़ सकता है। साथ ही लोकसभा की शहरी 93 और अर्ध शहरी 122 सीटों पर भी केजरीवाल का जादू दिखा तो फिर मोदी को मुश्किल हो सकती है। दिल्ली सरकार बनाने के बाद केजरीवाल का ग्राफ राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा चढ़ा है। पार्टी में सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रभावशाली लोगों का शामिल होना जारी है। ऐसे में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण जो मोदी के पक्ष में माना जा रहा था, उसमें सेंध लग सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और 272 प्लस का सपना जो नरेंद्र मोदी का है, कहीं उस सपने को तोड़ ना दें अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के विजय रथ को दिल्ली में रोका अरविंद केजरीवाल ने, सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जाने का मन बना रही है आम आदमी पार्टी, कहीं अरविंद केजरीवाल मोदी के सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ना बन जाए। देखिए, मैं डेली आपके टीवी पर, बाकी चैनल पर यही बहस देखता हूँ। ये सीटों की घोषणा कर देंगे। मुलायम सिंह मायावती ने तो सीटों की घोषणा की तो वो तो कोई पूछता ही नहीं कि कर देंगे। अब आपको डेली यही न्यूज़ चलाना है। ये तो देश की जनता तय करेगी ना, कौन किसको रोकेगा किसको नहीं रोकेगा, ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात नेहा जी आपको साफ कर दूं, ये जितने भी चल रहे हैं ना प्रोपेगेंडा जो भी चल रहा है, एक बात तो क्लियर हो गया दिल्ली के चुनाव से, जो हम कहते थे कि कांग्रेस को ये मालूम था कि देश से उनका सफाया होना है और बाकी रिजल्ट्स भी बताते हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने खड़ा किया। हम पहले से अरविंद केजरीवाल जी जो अपने बच्चों की शपथ खाते थे, न देंगे न लेंगे सरकार बनाने के लिए, तो ये दूसरे को क्यों नहीं सरकार बनाने के लिए दे दिए। सरकार बनाने के लिए ले तो लिए इन्होंने समर्थन, दिया तो किसी को नहीं। बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं, तो इनको अब नई पार्टी बनाने करने दीजिए। पूरे देश में सच्चाई ये भी है कि 28 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मेरा बस एक सवाल आपसे छोटा और संक्षेप में आपसे उसका जवाब चाहूंगी। डेली इस पर बहस कराई जाए। रामेश्वर चौरसिया जी, हर आदमी को लड़ने का, रामेश्वर जी, लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है लड़ने के लिए। चौरसिया जी सुन लीजिए, क्या डेली बहस करेंगे हम? हाँ, तो डेली बहस नहीं करेंगे, लेकिन आप भी तो इसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस को मालूम है उनका देश भर से सफाया हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। तो उस खतरे की तरफ तो आप भी खुद इशारा कर रहे हैं। जिस खतरे की बात हम कह रहे हैं आपकी पार्टी के नजरिए से। देखिए विजय विद्रोही जी, आप खतरा हो नहीं हो इस लोकतंत्र में, अब मैं बोलूं,
खतरा हो नहीं हो, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। जिसको चुनाव लड़ना है लड़ेगा। बस मैंने आपको जो खतरे की बात बताई, अब पूरा ये खेल साफ हो चुका है कि कांग्रेस काटने के लिए, चूंकि केंद्र में मजबूत विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी उन्हीं की घोषणा की है प्रधानमंत्री के रूप में। अब जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस इससे बौखला करके, यही आप को यही नहीं बता रहा हूं, वहां लालू जी से समझौता करेंगे, नीतीश से, जिससे करेंगे। आप यूपी में देख लीजिए, ऑलरेडी इनके समर्थक हैं मुलायम सिंह यादव। अच्छा, नहीं, आप वही बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अब कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को आगे कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। चलिए, मैं इस पर बाकी लोगों का जवाब ये भी कहने की कोशिश नहीं, इन्होंने आगे किया, लेकिन उसका परिणाम दिख गया देश की जनता को कि कांग्रेस क्या साजिश कर रही है। रामेश्वर चौरसिया जी, हाँ या ना में जवाब, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों को शामिल करना है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। आम आदमी पार्टी को आप चुनौती मानते हैं या नहीं? देखिए, राजनीति में हर आदमी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना काम करने का अधिकार है। चुनौती मानना नहीं मानना ये देश की जनता तय करती है। अच्छा, हर राजनीतिक पार्टी है, आप अपना नजरिया साफ नहीं कर रहे हैं, चुनौती खड़ा करती है। ठीक है, आपने रखी अपनी बात, मैं आगे बढ़ती हूं। पार्टी एक दूसरे के लिए चुनौती खड़ा करती है। मैं आपको बता दूं नेहा जी, आप सिर्फ 28 सीटों की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ 28 सीटों की, मैं फैक्ट पे आता हूं, आप सिर्फ 28 सीटों को लेकर ये बात करें, इस देश में 4300 विधानसभा सीटें हैं, उसमें बहुत पार्टियां जीती हुई है। तब तो हम सब पर इसी तरह से चर्चा समझ करेंगे। गई मैं आपकी बात रामेश्वर चौरसिया जी, इस बात को मैं आगे ले जाती हूँ। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। दिलीप पांडे जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसी भी रूप में आम आदमी पार्टी को कैसे चुनौती माना जाए। सिर्फ 28 सीटें उनके पास हैं और अभी तो सफर शुरू ही हुआ है आपका। जबकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो तो नेशनल लेवल की पार्टी है और नेशनल लेवल के लीडर है। देखिए, चौरसिया जी की बातों में मुझे आत्मविश्वास से ज़्यादा झुंझलाहट मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ शायद, क्योंकि उनके प्रश्न में उनका जवाब भी शामिल है अगर वो गौर करें तो। अभी उन्होंने कहा कि बाकी लोग भी हैं, चुनाव लड़ते हैं, मुलायम सिंह जी की बात क्यों नहीं हो रही है, मायावती की बात क्यों नहीं हो रही है। अगर इसको थोड़ा सा ठीक से इंट्रोस्पेक्ट करें तो समझ में आएगा कि ये सारे नाम उसी राजनीति का हिस्सा हैं जिसकी पोषक भारतीय जनता पार्टी रही है और जिसकी पोषक कांग्रेस पार्टी रही है। आम आदमी पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है कि इस दमघोंटू राजनीति में एक फ्रेश एयर का झोंका आया है, जिसमें जहां देश की जनता जो है सांस लेना चाहती है। अगर इसको वो समझने से इनकार करते हैं, इसको मानने से इनकार करते हैं, जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं, 28 सीटों की बात कर रहे हैं, 2.8 सीट भी देने को तैयार नहीं थे ये लोग चुनावों के पहले, लेकिन बदलाव हुआ, दिग्गज हारे और इस बात का सबूत मिला, दिल्ली की जनता ने इस बात का संकेत दिया कि अगर ईमानदार कोशिश रहे तो साथ मिलता है जनता का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं बात को अलग तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि ये तो विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। आम आदमी पार्टी एक अलग किस्म के एजेंडे और राजनीति को लेकर उतरी है और उसी नजरिए से आम आदमी पार्टी को देखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल जी, आपने सुना होगा रामेश्वर चौरसिया को, आपने सुना रामेश्वर चौरसिया जी का ये कहना कि कांग्रेस को ये लग रहा है उनका सफाया होने वाला है, तो अब बीजेपी को कैसे रोका जाए, तो आम आदमी पार्टी और ऐसे विकल्पों के सहारे रोका जाए। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसकी ओर इशारा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। और आपको अब आम आदमी पार्टी की बी टीम बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसा है दिलाना चाहता हूं मैं, क्या याद दिलाऊंगा, आप सब लोग बार बार याद दिलाते रहे हैं कि आज जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो पूरा मूवमेंट चला था, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो उनको शुरू में मिला था वो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का था। आज चौरसिया जी इतनी झुंझलाहट में है कि उसको हमारी बी टीम बता रहे हैं, बोल रहे हैं हमने खड़ा कर दिया। असल में अभी ये बेचारे जो झुंझलाहट इन्हें मीडिया पर उतारनी चाहिए, चूंकि पहले मीडिया ने इनके लीडर को क्रिएट किया था, एक हिस्सा उसको चढ़ाता था और उसी तरह की गुफ्तगू करता था कि अभी वो बाथरूम गए, आपका क्या रिएक्शन है, अभी वो घर से बाहर निकले, आपका क्या रिएक्शन है, अभी हवाई जहाज में सवार हुए हैं, क्या रिएक्शन है, अभी वो दिल्ली पहुंचे हैं, क्या रिएक्शन है। अब उसी तरह का रिएक्शन वो देख रहे हैं कि उनके नेता के ऊपर से कैमरा हट करके दूसरे नेता पे चला गया है। तो या तो आप सारे जितना मीडिया वाले हमारे एजेंट हैं कि हमारे इशारे पे आप काम कर रहे हो और केजरीवाल को लीडर बना रहे हो देश का, या
ये सीधा आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इशारतन तो अभी कहा था उन्होंने, लेकिन फिर थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने समझ लिया कि मीडिया पर हमला करना ठीक नहीं है, इसलिए इजी टारगेट कांग्रेस रहेगा, हमारा एजेंडा बता दो उसको। अब ये तो केजरीवाल जी के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि वो हमारे कितने एजेंट हैं, कहाँ कहाँ हम उनसे मिलते हैं, क्या क्या हम प्लान करते हैं इनके साथ, किस तरह से हम इनको पूरे देश में ले जा रहे हैं का काम करेंगे, ठीक है, कैसे हम इनको हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटें लड़वा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बाइट से जो दिल्ली में उसको ली है, और जो इतना बड़ा वो ढंडोरा पीट रहे थे कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं, 3.5% वोट बढ़ गया, घट गया, एक वोट का इजाफा नहीं हुआ, 3.5% वोट घट गया। ठीक है, हमने तो अपनी और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने के बाद दिल्ली में जो तस्वीर उभरी जिसमें बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच सकी, उसकी झुंझलाहट है जो अब दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद मोहन जी, किस तरह से देखें इसे, क्योंकि बीजेपी से जब भी ये सवाल पूछो ये कहते हैं ये तो अप्रासंगिक है, ये कैसी चर्चा है, ये क्यों करा रहे हैं आप, लेकिन आपको लग रहा है अंदर खाने चिंता होगी? नहीं, काफ़ी चिंता ही है, और दिल्ली की पराजय की झुंझलाहट ये यही दो बेसिक बातें हैं। लेकिन एक चीज़ सब लोग बोल रहे हैं जब भी बात करते हैं कि ये 200 से ज़्यादा जो सीटें हैं, और ख़ास तौर से बड़े महानगरों की 100 के से कुछ नीचे सीटें हैं, उनमें से ज़्यादातर पे अभी कांग्रेस का कब्जा है। वो बीजेपी के हिस्से की सीटें नहीं हैं, ज़्यादातर पे कांग्रेस का कब्जा है। दिल्ली, बम्बई, ये सब महानगर कांग्रेस के पाले में हैं। अब ये ज़रूर है कि हम सब लोग ये देख रहे हैं एक पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस सिंक कर रही है और ये सीटें शायद बदलेंगी, लेकिन इन पे जो बीजेपी की नज़र थी, इसका मतलब है कि वो चीज़ें, खास तौर से अगर दिल्ली में आपने जिस तरह से परफॉर्म किया है, उसके बाद बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना और फिर उसके बाद बम्बई जीतना, ये सब और मुश्किल लग रहा है। और महानगर की वही सीटें और या वही वोटर जो नरेंद्र मोदी के प्रति एक किस्म की दीवानगी दिखा रहा था, वो शायद उससे ज़्यादा आगे बढ़ के अरविंद केजरीवाल के लिए दीवानगी दिखा रहा। तो बीजेपी की चिंता अपनी जगह है। और जो वो अभी चौरसिया जी बोल रहे हैं, चौरसिया जी जैसे लोग ये चाह रहे थे या ये बात बोलते थे कि बिहार में अति पिछड़ा कार्ड चलेगा, मोदी का अति पिछड़ा होना एक कार्ड के तौर पे, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के तौर पे छा जाएगा, और फिर हम लोग देश में पहला ओबीसी पीएम के नाम से भी पॉलिटिक्स चलाएंगे। मुझे लगता है कि वो सूत्र अभी तक तो कहीं काम नहीं किया है। अभी तक शहरी वोटर ही दिख रहा था जिसमें सामने आ रही है। और जो शहरी वोटर की आपने बात की, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि शहरी वोटर जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहा है, एक हवा रही है, वहां पर अब अरविंद केजरीवाल की नजर है, वो उसमें सेंध लगा चुके हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल खतरा नहीं बन रहे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जा रही है हमारी कि लोकसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का काम तो नहीं करेंगे। स्थिति जो है वो इसी तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी लगातार ये स्टैंड मेंटेन कर रही है कि इस तरह की चर्चा अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की ये बेमानी है, क्योंकि सिर्फ 28 सीटों वाली पार्टी है, इतना इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, बीजेपी तो ये कहेगी, लेकिन चौरसिया जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो देश की जनता तय करेगी, ये बात सही है। लेकिन देश की जनता जो तय करेगी, उससे पहले टेलीविजन चैनलों पर भी इस पर चर्चा होगी, जैसे पहले भी होती रही, अखबारों में भी चर्चा होगी, खेत खलियानों, चौपालों, नुक्कड़ों, सब जगह ये चर्चा होगी। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के करीब 200 ऐसे शहर हैं जिस पर मध्यम वर्ग का एक निर्णायक भूमिका रहती है। करीब 28 से 30 करोड़ के आसपास मध्यम वर्ग होगा। 77 करोड़ में से 16 से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो अगले साल वोट करेगा, वो करीब 14 करोड़ होगा। यानी करीब जितना वोटर होगा उसका 20% ये फर्स्ट टाइमर वोटर होगा। और इस फर्स्ट टाइमर वोटर की निगाह में नरेंद्र मोदी भी हैं, इस फर्स्ट टाइमर वोटर की निगाह में अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो नए सितारे, एक नायक के रूप में उभरे हैं। तो ऐसे में इन सीटों के लिए जहां मोदी की आसान पकड़ अभी तक मानी जा रही थी, वहां केजरीवाल की स्ट्रेटेजी वही मीडिया, वही सोशल मीडिया, वही इस तरह के प्रतीक जैसा कि मोदी के रहते हैं, बीजेपी के रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि ये मुकाबला आज की तारीख में लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, इसलिए ये चर्चा हो रही है। और यही मोदी के लिए और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आशंका भी है। रामेश्वर चौरसिया जी, यही वजह है कि ये चर्चा का विषय मीडिया में बन रहा है। ये जो गणित विजय ने सामने रखा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तथ्यों पर आधारित है। हाँ, मैं तो बता दूं, अफजल साहब और हमारे आपके मित्र बैठे हैं,
एक चुनाव से इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए या हम लोग झुंझलाते नहीं हैं। हम अभी बैठक से निकल के आए, मुझे किसी चैनल पास जाना नहीं था, बड़ी रिक्वेस्ट से आया हूँ। हमारी बैठक चल रही है। पहले मैं आपको बता दूं, हम आज से राजनीति नहीं कर रहे, मैं स्टूडेंट लाइफ से कर रहा हूँ, पहले तो ये आप समझ लीजिए। और मैं अभी सहमत हूँ, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा 85 में मैं तो पढ़ रहा था, 85 में भी कांग्रेस के खिलाफ माहौल था जब सरकार बनी थी। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि साउथ में एनटी रामाराव, तो नहीं 85 की बात पर, 85 में कांग्रेस के लिए एक लहर थी, फिर भी एनटी रामाराव वहां मजबूत बनकर उभरे थे। 77 देख लीजिए तो कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। कोई पहली बार मैं नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ लहर, तो जनता तय करती है। जिस तरह से कांग्रेस का पराजय हुआ है, और मेरे कहने के पीछे तर्क है, मैं फैक्ट से बात करता हूं। आप एक देख लीजिए, यही आंदोलन था, आप बड़ा आसानी से कह दिए कि हम केजरीवाल के आंदोलन में साथ दिए थे। केजरीवाल का आंदोलन नहीं था, हम अन्ना के आंदोलन में साथ थे। केजरीवाल अलग हुए तो मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, आप देखिए अन्ना के आंदोलन को तो सक्सेस बनाया जाता है केजरीवाल को लाकर के, कहा जाता है। वहीं रामदेव की आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग थे, उनको उठा करके फेंक दिया जाता है। मैं जो कह रहा हूं कांग्रेस की साठगांठ एक है। दूसरा बात जो बीजेपी विद्रोही जी आप बोले, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लिए एक चैलेंजेस थोड़े, चैलेंज भी तो पॉलिटिकल पार्टी बढ़ती है। हमारे लिए बिहार में कोई और है, यूपी में कोई और। मैं कहना ये चाह रहा था आपको कि इस चैलेंजेस के बाद भी कांग्रेस और आपकी जानी पहचानी गलबहियां लोगों को पता चल गया, और लोग इस देश में वोट अब बर्बाद नहीं करते। अच्छा। एक तरफ मेजोरिटी देते हैं, चाहे जो भी आप चुनाव देख लीजिए। अब मैं बहुत आसानी से और ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूं, आपसे बता दूं, मैंने पार्टी में भी बोला था, अगर 6 महीने दिल्ली में हम वेस्ट नहीं किए होते, छोड़ दीजिए जो हमारे इंटरनल कारण है, तो आज ये स्थिति हमारी नहीं होती। हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आए हैं दिल्ली में, अब आम आदमी उससे एक अलग संदेश जाएगा। आप नहीं चौरसिया जी, मैं समझ गई आपकी बात। कांग्रेस के हमारे जो एक मिनट, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे, सुन लीजिए, मेन तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, नीम साहब, मैं आपको बता दूं, मामला ये नहीं है नीम साहब, ये आपको भी पता है, देश की जनता ही तय करती है। और जनता में जो वोटिंग हुआ है उसने आपको नकारा है। कोई बीजेपी के नकारने से आप नहीं हार जाइएगा, ये सर्वे यही लोग कराते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना रामेश्वर चौरसिया जी कि सिलेक्टिव हो हम इस पर। आपने काफी लंबी बात रखी, मुझे इसे समेटना होगा क्योंकि एक मुझे ब्रेक भी लेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को नकारा तो फिर बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, तो अगर कांग्रेस की विफलता की आप बात करते हैं तो ये भी सोचे कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, आपको 28 सीटें मिली, इसीलिए राष्ट्रीय परिदृश्य में वो एक चुनौती बन सकती है। क्या नरेंद्र मोदी के 272+ के मिशन में परेशानियां पैदा करेंगे अरविंद केजरीवाल? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी का कहना है कि मोदी को किसी से खतरा नहीं है, कांग्रेस मोदी से डरकर आम आदमी पार्टी को आगे कर रही है। वहीं मीम अफजल साहब मानते हैं कि आपको पहले बीजेपी का ही समर्थन था, वो उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है, मोदी को कम कवरेज की झुंझलाहट है। दिलीप पांडे जी मानते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से बौखलाई हुई है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी की ताकत दिखेगी। वहीं अरविंद मोहन जी का मानना है कि आपने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई है, शहरों में केजरीवाल खूब लोकप्रिय है, केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजनीति बदली है। दिलीप पांडे जी, जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ठीक है दिल्ली में हुआ एक करिश्मा हुआ, आपको 28 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है उससे जनता को असली संदेश मिल गया है आपके बारे में। हाँ, अभी मैं सुन रहा था इनकी बात, तो अब इसमें समस्या ये है कि ये जो उपयुक्त, आपका प्रश्न बड़ा उपयुक्त है और ये तथ्यों पर आधारित है, लेकिन यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को असहज स्थिति में डाल रहा है कि वो कैसे कहें कि 1 साल पुरानी एक पार्टी, एक 100 साल पुरानी पार्टी और एक 30 साल पुरानी पार्टी के सामने चुनौती है। ये कहना उनके लिए उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार चुनावों के पहले जब मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही थी और इनसे पूछा जा रहा था कि इनके मैनिफेस्टो में कैसे वादे हैं, तो ये नहीं कह पा रहे थे कि ये वादे अच्छे हैं कि बुरे हैं। कहते हैं अच्छे हैं तो जनता इनसे पूछेगी फिर अच्छे हैं तो आपने क्यों नहीं किया, तो हमेशा ये बुरा बुरा कहते रहे हैं। अब आप इसी से एक नियत समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विमर्श का विषय है मोदी जी और कांग्रेस मुक्त भारत। आम आदमी पार्टी के लिए विमर्श का विषय है मुद्दा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो जनता ये भी देख रही है कि किसके लिए किस बहस का विषय, विमर्श का विषय क्या है। और सबकी बात, दो अफजल साहब भी यही कह रहे हैं,
चौरसिया जी भी यही कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। हम भी कुछ अलग नहीं कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। आपका कोई सवाल एक बात जोड़ के कह रहे हैं, लेकिन पांडे साहब, हकीकत दिलीप जी, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। जनता देख रही है कि किसकी दिलीप नीयत जी, क्या है। मेरा एक आपसे ना छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, इनका एक मैनिफेस्टो तो रहा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पूरा किया हो नहीं किया हो, लेकिन आपका तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक लोकपाल हो सकता है, लेकिन महंगाई पर आपकी पार्टी कुछ नहीं बोलती। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं कि तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो इनको कैसे कंट्रोल में करेगी। ये जो मुख्य ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं जनता से, महंगाई से, उन पर आपकी राय, आपकी सोच, आपकी पार्टी की क्या है, ये भारत की जनता को नहीं पता है। जी एकदम सहमत हूँ विजय जी आपसे। अब तक जो है हम दिल्ली का चुनाव लड़े थे, राज्य का चुनाव लड़े थे, और इस राज्य की जनता के लिए जो मुद्दे महत्वपूर्ण थे उसके ऊपर पार्टी की राय आई थी। और आपको बता दूं कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय चुनाव लड़ रही है और इसके लिए एक राष्ट्रीय मैनिफेस्टो बना रही है। और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए और देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सारे विषयों पे पार्टी की राय 30 मार्च तक आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा कतई ये नहीं माना जाना चाहिए कि अभी अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा। इन विषयों पे राय तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है और धीरे धीरे करके लोकसभा चुनाव से जुड़ी जो भी बातें हैं उस पर रुख आम आदमी पार्टी का सामने आता जाएगा। मीम अफजल साहब, आम आदमी पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। आप लोगों ने भी माना, दिल्ली में जब हार हुई उसके बाद आपने माना कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को कम करके आंका था। क्या लगता है आपको एक राजनेता के तौर पर बीजेपी क्यों नहीं इस चुनौती को देख रही है, जबकि शहरी वोटर की बात कही जा रही है, तथ्य बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके इसे दरकिनार किया जा रहा है इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह, क्यों? देखिए, हमने दरकिनार नहीं किया। मैं तो अभी जो बात कर रहा था, हमारे चौरसिया भाई जो हैं वो काफी तजर्बेकार आदमी हैं। उन्होंने बताया कि 1985 में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे वो। मैं थोड़ा उससे पहले सिर्फ 1970-71 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तो थोड़ा सा तजर्बा मेरा भी ज्यादा है। और मैं उस तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि चौरसिया जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी छटपटाहट इसलिए नहीं है कि हमारे पास 200 से ज्यादा सीटें, जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस, ये मान के चल रहे थे कि ये सीटें इनकी जेब में आ गई हैं और इनको लग रहा है कि अभी इनकी कोई जेब काट रहा है, इसलिए ज्यादा परेशान है। और जहां तक अभी आप पार्टी की बात है, दिलीप साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं देख रहा हूं उनको काफी दिनों से। आपके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप खुश हैं, आम आदमी पार्टी को अगर सीट मिल जाए तो आप खुश हैं। वो सीटें ऐसी होंगी जो आपकी थी और उन पर आप दोबारा से कब्जा करें, इसका तो कोई प्लान आपके पास दिखता नहीं। आप तो इसी में खुश हैं। मैं देखिए, ये तो अभी आप काफी पहले आपने आकलन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन है उसका कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो आप पार्टी ने एक एजेंडा रखा, पहले ये बात कर रहे थे भाई हम आम आदमियों से बात करने के बाद ही कोई काम करते हैं, कोई फैसला करते हैं। दिल्ली में इन्होंने आम लोगों से बात की, सरकार बनाने से पहले आम आदमी से बात की, यहां तक के केजरीवाल जी ने मकान लिया और मकान लेकर के वापस कर दिया, चूंकि आम लोगों ने उनको मशवरा दिया मकान वापस करना चाहिए आपको, उन्होंने कर दिया वापस। ठीक है। अब उन्हें और छोटा मकान चाहिए। इतना आम आदमी से ये इस कदर इन्वॉल्व है। लेकिन नेशनल लेवल का इलेक्शन लड़ने के लिए, पूरे नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने किसी आम आदमी से मशवरा किया है नहीं किया है तो मैंने देखा नहीं कि टेलीविजन पे इन्होंने दिखाया हो कहीं रेफरेंडम किया था। अच्छा। या कहीं जाकर के इनके नेताओं ने बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की हैं, कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। हाँ। हरियाणा के अंदर कितनी मीटिंग्स की कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो ये फैसले कर रहे हैं वो मेरे नजदीक आर्बिट्रेरी फैसले हैं। ये फैसले इनके लीडर्स ने कर लिए हैं कि हम नेशनल चुनाव में जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये एक थोड़ी सी गलती कर रहे हैं जिस तरह से आम आदमी को इन्वॉल्व कर रहे थे। अपना आकलन है, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है मीम अफजल साहब कि 200 से ज्यादा सीटें जिसकी बात अरविंद मोहन जी आप कर रहे हैं, वो सीटें जो हैं उन पर अभी कांग्रेस है, लेकिन जो कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का वातावरण दिख रहा है अभी 4 विधानसभा के जो राज्य हैं उनमें दिखा, वो जब सीटें जाएंगी तो जो मोदी और बीजेपी के पास जानी चाहिए थी वो अब कहीं बट जाएंगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली में बहुत सोच समझ के फैसला किया हो ये मुझे अभी भी नहीं लगता, लेकिन वो फैसला बहुत सटीक और बढ़िया हो गया। और बढ़िया ये हो गया कि मोदी और आप
कभी साथ आने की गुंजाइश उनकी खत्म हो गई और जरा भी सिंपैथेटिक होने की गुंजाइश खत्म हो गई। और जैसे ही जितना नाराज होके बीजेपी अब आप पे अटैक कर रही है, मुझे लगता है कि आपका ग्राफ उसी हिसाब से चढ़ता जा रहा है। तो आपने सरकार बनवाने की पहल की होती, नहीं की होती, अपने बीजेपी ने अपनी की होती, नहीं की होती, लेकिन कांग्रेस का ये दाव उसको अब भारी पड़ गया है और इसीलिए बहुत बौखलाहट है। और जितनी बौखलाहट होगी, जितनी नाराजगी होगी, मेरे हिसाब से आपको उतना फायदा होगा और बीजेपी को उतना नुकसान होगा। इसलिए इस सवाल को बीजेपी बी टीम ए टीम मानना छोड़ के एक सामान्य प्रतिद्वंदी मान के अपना कामकाज करे। हाँ, रामेश्वर चौरसिया जी, इस बात में आपको दम दिख रहा है कि जिस तरह से अटैक हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक मिनट, पहली बात तो नेहा जी, हमारे कोई लोग किसी पार्टी पर अटैक नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले करप्शन का मुद्दा नहीं उठा, हम भी उसी का कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ ही हमारा भी अभियान चल रहा है। मोहन जी, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, ये भी बैठे हैं, आप एक बात बताइए, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं कि ज्यादा कांग्रेस के पास थी, तो क्या आपको इस देश में पता नहीं है कि वोट बैंक भी कैसे बटे हुए हैं और वो वोट बैंक किसका काटेंगे? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने विजय विद्रोही जी ने शुरू किया तो मैं इसको पूरा कर दूं। विजय विद्रोही जी, मैं आपसे सहमत इस मामले में भी हूं थोड़ी सी, और नीम अफजल साहब से भी, कि नीम अफजल साहब सच्चाई थी कि आपने समर्थन किया और आप साथ हो, आपको क्योंकि आपने जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप इंडिपेंडेंट से भी कम हो गए हो, ये आपकी समझ में आ रही थी। दिल्ली की बात मैंने बता दी। अब हालत यह है कि जो आप 200 सीटों की बात कर रहे हो, तो क्या इस देश की जनता इतना नहीं समझ रही है कि आप मिले हुए हो, साथ हो, मोदी की रथ को रोकने के लिए आपने इनको खड़ा किया, तो देश के युवा भी मेंबर बन रहे होंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जहां जिन सीटों पर आपको शक है, वहां भारतीय जनता पार्टी और मजबूती। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ दिलीप पांडे जी से। दिलीप पांडे जी, ये लगातार हमला बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दिल्ली में जिस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस के साथ समर्थन से सरकार बनाई है, वो चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, जैसे भी हुआ हो, इससे संदेश जनता में साफ चला गया है कि दरअसल आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है और कांग्रेस मदद कर रही है। बड़ी अच्छी बात कही बातों बातों में चौरसिया जी ने, काफ़ी प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की हो। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है। अब एक जाहिर सी बात है कि जब लड़ रही थी तो दिल्ली में भी लड़ रही होगी। तो दिल्ली में फिर मुझे लगता है कि सोचनीय ये है कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन फिर भी जनता ने 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, क्यों? अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, तो इसका जवाब ये मिलेगा कि जनता को अब उनके झूठे वादों की बजाय पार्टी की नीयत के ऊपर ज्यादा भरोसा हुआ। ये नीयत वाला खेल मुझे लगता है कि अगर ये समझें, जो स्थापित राजनीतिज्ञ हैं, जो कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हैं, अगर इस नीयत वाले खेल को समझें तो उनको समझ में आएगा कि जो उनकी बनी बनाई सपनों की तस्वीर है, तो आप कह रहे हैं अलग किस्म की राजनीति, एक नई पार्टी जो पुरानी स्थापित पार्टियों के एजेंडे से अलग हटके चल रही है, जनता का रंग भरा जाएगा। मिला है, तो फिर राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्यों नहीं?